बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखें बेटा, हमने क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 है, उसका लेक्चर नंबर 8 है, उस पर आज हम बात करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है रिव्यू क्वेश्चंस। इससे पहले हमने जो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे, चैप्टर कंप्लीट है। आज हम रिव्यू क्वेश्चंस पर बात करेंगे। कुछ रिव्यू क्वेश्चंस में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बुक पर ही बताऊंगा कि आपको बुक पर किन पेजेस पर वो मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन रिव्यू क्वेश्चंस की हम बात करने जा रहे हैं। रिव्यू क्वेश्चंस, ये भाई बुक का पेज नंबर 33 है। आप अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 33 जो है वो ओपन करेंगे। यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 11.1। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी प्रोडक्शन ऑफ साउंड की जो जरूरी उसके लिए कंडीशन है वो क्या होती है, वो आपने बतानी है। तो भाई मैं सिर्फ यहां पर आंसर मेंशन करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक्स पर आपको मिल जाएगा। तो भाई आंसर क्या है, आपकी जो बॉडी है उसको वाइब्रेट करना चाहिए। ठीक है, मैं लिख देता हूं। मतलब क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, द बॉडी मस्ट वाइब्रेट, द बॉडी मस्ट वाइब्रेट। ठीक है, पहली बात तो ये, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी पहली कंडीशन ये हुई कि बॉडी का वाइब्रेट करना जरूरी है। अगर बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगा तो आपकी साउंड जो है वो पैदा नहीं होगी। दूसरी बात हम क्या करेंगे कि देयर मस्ट बी अ मीडियम। जब तक कोई मीडियम नहीं होगा, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉलिड मटेरियल हो, किसी भी तरह का अगर मीडियम मौजूद नहीं है तो फिर साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। देयर मस्ट बी अ मीडियम फॉर साउंड। दूसरी बात आप क्या लिखेंगे, देयर मस्ट बी अ मीडियम, देयर मस्ट बी अ मीडियम फॉर साउंड टू ट्रेवल, फॉर साउंड टू ट्रेवल। यानी साउंड को ट्रेवल करने के लिए लाजमी किसी मीडियम की जरूरत होगी। वो एयर भी हो सकती है, ठीक है जी, वो कोई लिक्विड भी हो सकता है, मैंने आपको जैसे बताया, और कुछ सॉलिड भी हो सकता है। जैसे हमने लास्ट टाइम बेल का एक्सपेरिमेंट आपको मैंने करके दिखाया था, बताया था सारा, मतलब बोर्ड के ऊपर समझाया था डायग्रामेटिकली। तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जैसे हम लोग ने वैक्यूम पंप की मदद से हवा निकाल दी तो क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है उसकी जो बेल की आवाज पहले आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हुई, फिर खत्म हो गई। फिर हमने दोबारा फिर से उसमें हवा भरी वैक्यूम पंप की मदद से। जैसे हमने हवा उसमें दोबारा से भरी तो उसकी आवाज पहले मतलब थोड़ी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह से दोबारा, यानी एयर मीडियम रिक्वायर्ड था। जैसे ही हमने एयर से उसको बेल जार को खाली किया था, यानी एयर फ्री किया था, तो हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं दी थी। यानी इससे ये बात साबित हो गई कि भाई देयर मस्ट बी अ मीडियम फॉर साउंड टू ट्रेवल थ्रू, लाइक एयर, वाटर, ईटीसी, थ्रू, लाइक एयर, वाटर, ठीक है, ईटीसी। ये है भाई आपका 11.1 जो है, ये आपका क्वेश्चन था 11.1 जिसकी हमने बात की। उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं। अब आपने बुक के पेज नंबर 34 पर आ जाना है। ठीक है, 34 पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मीडियम, what is the effect of the medium on the speed of sound, in which medium sound travels faster, air, solid or liquid, justify your answer। इसका आंसर मुझे जो है वो यहां लिखने की देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि ये आपको पेज नंबर 27 पर इसका आंसर मिलेगा। आपकी बुक का पेज नंबर मैं भी निकाल रहा हूं, आप लोग भी साथ साथ मेरे निकालें। पेज नंबर 27 पर स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक है। स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक जो है 11.4, पेज नंबर 27, इसमें आपको इसका एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा, पेज नंबर 27। और क्या है जी, स्पीड ऑफ साउंड टॉपिक है। ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं 11.3 की तरफ, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। यहां मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो क्वेश्चंस आपकी बुक में आपको आंसर्स की शक्ल में नहीं मिल रहे होंगे वो मैं आपको यहां पर लिखवा दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा।
बाकी चूंकि पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, उनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस में से, शॉर्ट क्वेश्चंस में जो बुक में से मिलेंगे वो सिर्फ आपको मैं यहाँ पर निशान लगवाऊंगा ताकि आप वहां से आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, 11.3 की तरफ आती हैं। 11.3 में क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू प्रूव द मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट है ये भी आपकी बुक में ऑलरेडी मौजूद है पेज नंबर 21 पर, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट। पेज नंबर 21 पर आपने आना है, अपनी बुक के पेज नंबर 21 पर, और वहां जो एक्टिविटी आपकी दी गई है, साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन। ठीक है, ये एक्टिविटी 11.2 है। ये जो अभी मैं आपसे भी बात कर रहा था, ये आपकी एक्टिविटी 11.2 है। इसके लिए और साथ बेल बनी हुई है आपके पेज नंबर 21 पर, वहां से आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। यानी आपकी एक्टिविटी में साथ मेंशन कर देता हूं, ये आपकी एक्टिविटी नंबर 11.2 है बुक से, वहां से आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद है 11.4। अच्छा, 11.4 में क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, पहले तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन पूछी गई है, फिर कह रहे हैं डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। तो भाई डेफिनेशन में आपको लिखवा देता हूं इसकी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन क्या है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल करती हैं किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ, उसी डायरेक्शन में मूव करती हैं, बिल्कुल उसके पैरेलल होती हैं, जिसमें आपकी जो वाइब्रेशंस मूव कर रही होती हैं। ठीक है, जिसमें आपकी जो वेव्स पीछे हमने बात की थी पिछले चैप्टर में, यहां पर वाइब्रेशंस मूव करती हैं, वहां पर वेव्स की बात थी, वाटर वेव्स की हम बात कर रहे थे। तो भाई उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव्स या वाइब्रेशन मूव करती हैं, अगर उसके बिल्कुल पैरेलल है, उसी डायरेक्शन में आपकी ट्रेवल कर रही हैं वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हैं, अगर पैरेलल होती हैं किसके, वाइब्रेशंस के, तो ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, यानी आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। वो क्या है जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, longitudinal waves, longitudinal waves travel in a direction, travel in a direction parallel to the direction of vibrations, direction of vibrations। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। यानी इसका जो पहला क्वेश्चन का पार्ट था वो डेफिनेशन आपने उसकी मेंशन करनी थी। फिर मजीद पूछा गया है डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। तो इसके लिए आपने पेज नंबर जो है, आपने 11.4 में जाना है 21 पे, यानी पेज नंबर 21 जो है वो अपनी बुक का निकालिएगा। इसके बाद जी पेज नंबर 21 पर लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स का पूरा आर्टिकल दिया गया है, वो आपने एज इट इज इसके साथ लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन के साथ। आगे आपने कहा जाना है, पेज नंबर 21 पर, और वहां से आपने हेडिंग में आपको साथ मेंशन कर देता हूं, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव, वहां पर टॉपिक दिया गया है। ये टॉपिक आपने इसके साथ करना है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, nature of sound waves, sound waves। ये भाई आपने इस टॉपिक का, यानी 11.4 का के साथ आपने जो टॉपिक तैयार करना है वो पेज नंबर 20 पे पहले डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद फिर आपने ये टॉपिक इसके साथ रेडी करना है, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद आ जाते हैं 11.5 पर। मैं जरा बोर्ड रेज करता हूँ, आपने यकीनन नोट कर ली होंगी चीजें। अब हम 11.5 की तरफ जाते हैं, साथ साथ निशान लगा लें, नोट करते जाएं। ठीक है, 11.5 उसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भाई, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव, लिस्ट एट लीस्ट 3 रीजंस टू सपोर्ट द आइडिया
दैट साउंड इज अ वेव, यानी आपने ये साबित करना है, बताना है कि साउंड इज अ वेव है। उसके लिए आपने कुछ थ्री जो है वो उसके लिए मतलब दलाइल देनी है, रीजन देनी है। तो लिखें साउंड वेव्स, पहली बात इसके आंसर में आप लिखेंगे कि साउंड वेव्स हैव क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। साउंड वेव्स हैव क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। एक तो ये बात ठीक हो गया। दूसरी बात आप क्या लिखेंगे जिससे पता चलता है कि वो साउंड जो है वो वेव्स हैं। साउंड वेव्स अंडरगो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लिखें जी, साउंड वेव्स अंडरगो कंस्ट्रक्टिव एंड destructive destructive इंटरफेरेंस। मतलब कि साउंड वेव जो है वो बनती भी हैं और टूटती भी हैं, ये एक अनदर दलील होगी इसकी। और थर्ड आप लिखेंगे साउंड वेव्स वाइब्रेट। साउंड वेव साउंड वेव्स वाइब्रेट ऑब्जेक्ट्स and can cause resonance and can cause resonance। ठीक है, रेजोनेंस जो है वो गमक को कहते हैं। मतलब आप अगर इसकी मिसाल यूं लेंगे कि अगर आप किसी पुल से गुजर रहे हो तो वहां पर अगर वो जो आर्मी जैसे परेड करके जाते हैं, अगर वो जैसे ही किसी ब्रिज से गुजर रहे होते हैं तो वो उस वक्त अपना जो रिदम होता है परेड का, उस तरतीब को वो बिखर जाते हैं। अगर उसी तरतीब से जाएंगे, वैसे ही उनके पाँव उसी रिदम के साथ लगकर जाएंगे, वो साउंड पैदा होगी, हो सकता है वो ब्रिज ही टूट जाए। इसी तरह से अगर घर में, जैसे तानसेन के बारे में मशहूर है कि वो एक धुन बजा रहे थे, एक म्यूजिक की धुन उन्होंने बनाई थी और उससे ग्लास टूट गया था, मतलब विंडो ग्लास जो होता है, तो वो ये गमक थी, वो रेजोनेंस थी। ठीक है, तो ये भी सारा साउंड जो है, साउंड चूंकि वाइब्रेट करती है ऑब्जेक्ट को और रेजोनेंस का भी बायस बन सकती है, तो इसलिए ये सारी बातें जो हैं वो हमें बताती हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका 11.6 क्वेश्चन। 11.6 में क्या पूछा गया है, वी नो दैट वेव्स मैनिफेस्ट phenomenon of reflection, refraction, diffraction। ठीक है, does sound also manifest these characteristics। मतलब जैसे आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे कि वाटर वेव्स में हमने जो आपने रिपल टैंक वाला आर्टिकल जो है वो मैंने आपको समझाया था, तो उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन तीनों चीजों की हमने बात की थी। तो अब सवाल ये है कि क्या साउंड वेव्स में भी ये सारी चीजें पाई जाती हैं? तो भाई आपने बताना है यस। आंसर क्या होगा? Yes, sound waves. Yes, sound waves do exhibit the phenomena जी, कौन कौन सा फेनोमिना है? ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। मतलब ये तीनों फेनोमिना से वेव्स, साउंड वेव भी जो है इनसे गुजरती हैं। ठीक है जी। तो सिमिलर टू अदर टाइप्स ऑफ वेव्स, सिमिलर टू अदर टाइप्स ऑफ वेव्स। ये आंसर आप इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 11.6। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.7। 11.7 में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस
एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। हमने लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में फर्क बताना है कि क्या होता है। तो उसके बाद है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, फिर इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है वो भी बताना है। तो भाई इसके लिए आपको जो है वो पेज नंबर 24 पर जाना है। वो आप लोगों ने बुक के पेज नंबर 24 पर। तो भाई पेज नंबर जो 24 है उस पर आपका इंटेंसिटी वाला टॉपिक है, ठीक है। पेज नंबर 24 पर वहां से आप इन दोनों के दरमियान जो है 11.7 की बात कर रहे हैं, तो 11.7 नहीं, पेज नंबर 23 पे आए। पेज नंबर 23 में आपको बताता हूँ कहां पर इसका कहां से आंसर स्टार्ट हो रहा है। इसका एग्जैक्टली आंसर आपको मिलेगा जहां पर आप लाउडनेस का टॉपिक पढ़ते हैं पेज नंबर 22 से। उसमें आप उसके जो फैक्टर्स हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, और तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, ये जहां पर खत्म होता है, यानी पेज नंबर 23 पर ये तीनों पॉइंट खत्म होते हैं। तो उसके नीचे एक पैराग्राफ है, लाउडनेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर। ये जो पैराग्राफ है ये आपने आंसर में इसके लिखना है। ये पैराग्राफ पिच से ऊपर ऊपर तक खत्म हो जाता है, यानी आपको मिलेगा पेज नंबर 23 पर इसका आंसर, ठीक है जी। कहां से कि भाई जहां पर डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी है, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं, बुक पर अपने निशान लगा लें कि ये खत्म होता है। तो नीचे नया पैराग्राफ है, लाउडनेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर। साउंड अपीयर लाउडर टू द पर्सन विद सेंसिटिव ईयर्स देन to a person with defective ears. However, there is a characteristics of sound which does not depend upon the sensitivity of the ear of the listener and it is called intensity of sound। ये दोनों के दरमियान कंपैरिजन है। तो यहां तक आपने यानी पिच से ऊपर ऊपर तक, ठीक है। ये इसका आंसर आपको पेज नंबर 23 पर मिलेगा। उसके बाद आ जाए 11.8 की तरफ। 11.8 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड। ये अब आप उससे पीछे वाला जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, यानी आपका जो क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ये पेज नंबर 22 पर, उसमें से आपने क्या लिखना है। उसमें से आपने जो करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है उसमें से जो पूछा गया है वो सिर्फ पूछा गया ऑन व्हाट फैक्टर डज अ लाउडनेस। तो लाउडनेस वाला जो टॉपिक है जिसके 3 फैक्टर्स हैं जो मैं अभी बात कर रहा था, ये पेज नंबर 22 और 23 पर है। वहां से आपने इसको करना है पेज नंबर 23 और 24 पर। ये लाउडनेस वाला करेक्टरिस्टिक्स में से कौन सा टॉपिक लेना है आपने, लाउडनेस, ठीक है। और उसके फैक्टर जो हैं वो आपने डिस्कस करने हैं, ठीक है जी। ये हो गया आपका 11.8। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.9। वो भी हम देख लेते हैं कि वो कहां से क्या पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद नेम एंड डिफाइन यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। ये बेटा आप इससे नेक्स्ट पेज पर जब आएंगे पेज नंबर 24 पर, तो वहां पर साउंड इंटेंसिटी लेवल वाला क्वेश्चन है जिसमें इवन के पूरा प्रूफ मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में करवाया था, जिसमें वेबर फेक्नर लॉ जो है वो अप्लाई होता है। ये आपका स्टार्ट होता है पेज नंबर 24 से और ये खत्म होता है पेज नंबर 25 पर, ठीक है जी। साउंड इंटेंसिटी लेवल वाला टॉपिक, साउंड इंटेंसिटी लेवल। और इसके लिए आपने पेजेस कौन कौन से तैयार करने हैं, कहां से कहां तक है। पेज नंबर 24 से स्टार्ट होता है और 25 पे फिनिश होता है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज नंबर 24 और 25, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं 11.10 की तरफ। तो 11.10 में क्या है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस, ठीक है। व्हाई डू वी यूज लॉगरिथमिक स्केल टू डिस्क्राइब रिलेशन ग्राफिकली। मतलब पहली बात तो यह है कि आपने डिफरेंस बताना है, नहीं, आपने बताने हैं व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस, लाउडनेस के यूनिट्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो है उसका ये भी बताना है कि भाई व्हाई डू वी यूज लॉगरिथमिक स्केल, मतलब हम क्यों यूज करते हैं लॉगरिथमिक स्केल। तो इसका आंसर भी आपको बुक में से मिल जाएगा। 11.10 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपको मिलेगा जनाब पेज नंबर आपका है, लेकिन चलें ये बीच में है, घुसा हुआ है, तो मैं आपको लिखवा देता हूं। 11.10 का आंसर आप लिख सकते हैं, यूनिट्स ऑफ लाउडनेस आर
यूनिट्स ऑफ लाउडनेस। वैसे तो बुक से मिल सकता है लेकिन आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूँ। लाउडनेस आर क्या होते हैं यूनिट्स? बेल, जिसको आप बी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, बेल कैपिटल बी से, ठीक है, एंड डेसिबल, और डेसिबल जो है उसको आप किससे नोट करते हैं? स्मॉल डी और बी से। ये इसके यूनिट्स हो गए। आगे लिखने हैं हम नेक्स्ट आंसर, लॉगरिथमिक स्केल क्यों यूज किया जाता है उसका। और लॉगरिथमिक स्केल is because because range is so wide, because range is so wide and intensities are scaled by factors of 10। बात की समझ आ गई? पहले तो उन्होंने ये पूछा था कि यूनिट्स बताने हैं, तो यूनिट्स हमने बता दिए कि लाउडनेस की यूनिट बेल है और डेसिबल। बेल जो है वो एक बड़ा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट तो उसका बेल ही है, लेकिन आमतौर पर वैल्यूज बहुत छोटी होती हैं, तो हम लोग इसके लिए डेसिबल जो है वो जरा सूटेबल रहता है, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यूज होती हैं, 10⁻⁻10, 10⁻11, मतलब इतनी छोटी छोटी वैल्यूज। तो लॉगरिथमिक स्केल जो है वो यूज क्यों जाता, किस लिए यूज किया जाता है? बिकॉज रेंज इज सो वाइड। मतलब आप देखिए ना कि वन जो आपका है वॉट मीटर पर स्केयर, ये जो हमारे कानों की सुनने की इस्तात है, और दूसरी तरफ देखें 10⁻⁻12, यानी ये वो रेंज है कि हम मिनिमम ये सुनते हैं और मैक्सिमम इस तरफ जाते हैं, तो उसके दरमियान कितनी वैल्यूज होंगी? 1 वॉट और 10⁻⁻12। तो इसलिए हम लोग जो है रेंज बहुत बड़ी है, तो आपने अक्सर देखा है कि छोटी छोटी वैल्यू जो 10 समथिंग में होती हैं फैक्टर्स में, तो हम लोग उसके लिए लॉगरिथमिक मेथड यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में भी हम इसी तरह से करते हैं, तो इसीलिए ये मेथड यूज किया गया लॉगरिथमिक। ये था आपके पास 11.10। आगे मैं देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 11.11। तो 11.11 में क्या पूछा गया है जी? 11.11 में क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच, डिस्क्राइब देयर रिलेशन ग्राफिकली। तो भाई इसका भी आंसर आपकी बुक में एज इट इज मौजूद है, मैं आपको लेके जाता हूं। आप अपनी बुक के पेज नंबर 23 पर आ जाएं। जैसे ही आप पेज नंबर 23 खोलेंगे बुक का, हाँ जी, इसमें देखें कि पेज नंबर 23 पर आपको एक ये ग्राफिकली आपने शो करना है, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 23 पर, पहले तो पेज मैं इधर मेंशन करता हूं, आपको फिर ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। पेज नंबर 23, उस पे आपको एक फिगर बनी हुई है, फिगर 11.8। आपने किस पे जाना है? फिगर 11.8 सिर्फ आपने देखनी है वहां जाके। तो वो उसमें है वेरिएशन ऑफ पिच विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो लो पिच है तो फ्रीक्वेंसी भी लो होती है। इसमें डायग्राम बनी होगी आपकी कुछ इस तरह से। डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक पर यूं करके दो लाइनें लगी होंगी, ठीक है जी। इस साइड पर जो है वो फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, ऊपर लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये मैंने सिर्फ ऐसे लिखा है शॉर्ट करके, और नीचे हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी का मैं शॉर्ट एफ लिख रहा हूँ। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए आप सिंपली जो है वो इस तरह से शो करेंगे कि ये लो फ्रीक्वेंसी की वेव जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। और जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसके लिए आपको इस तरह से बनाना होगा, ठीक है, ये हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लो है तो आपकी पिच जो है वो भी लो होगी, वहां बकायदा मेंशन है। और अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी क्या होगी? हाई। ये आपने फिगर बना के इसी तरह से इसको इलस्ट्रेट करना है, दिखाना है। तो ये आपका आंसर होगा 11.11 का, आपकी बुक में मौजूद है पेज नंबर 23 पर। फिर 11.8 जो मैंने आपको थोड़ी सी बनाकर दिखाई वहां पर एग्जैक्टली बनी हुई है, वहां से आप इसको कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं 11.12 की तरफ। जी, 11.12 में क्या पूछा गया है जी? 11.12 क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड
ऑन लाउडनेस, ठीक है, एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन पिच ऑफ साउंड। यानी आपने बताना है इफेक्ट क्या होता है, यानी किस में, एम्पलीट्यूड्स जब आप चेंज करते हैं किसी भी लाउडनेस का, ठीक है, और इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन पिच ऑफ साउंड। तो उस वक्त उसको आपने डिस्क्राइब करना है कि क्या चेंज जो है वो वकूफ पजीर होता है 11.12 में। तो इसके लिए आपको आंसर मिलेगा पेज नंबर 22 और 23 पर। पेज नंबर बुक का खोलेंगे आप 11.12 के लिए, 22 और 23 पर आपने जाना है। तो देखिए जी, पेज नंबर आपका है 22 और 23 पेज पर। मैंने आपको बताया कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑन लाउडनेस एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन पिच ऑफ साउंड। तो ये भाई आपके पास देख सकते हैं, यहाँ लाउडनेस का जो टॉपिक है उसमें आप जाएंगे, इस टॉपिक में पेज नंबर 23 पर आपके पास इसका आंसर दिया गया है कि कैसे चेंज हो एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस और इफेक्ट ऑफ चेंज होता है। तो इसी टॉपिक में आप देखेंगे पिच आपके पास मौजूद है। पिच का जो आपका टॉपिक है पेज नंबर 23 पर, ये आप मेंशन करेंगे हेडिंग के साथ, ठीक है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन पिच ऑफ साउंड यहाँ पर है, ये आपका पेज नंबर 23 पर है। और दूसरा आपका लाउडनेस वाला टॉपिक है वो भी आपका जो है वो यहाँ मौजूद है, ठीक है जी, पेज नंबर 22 पर। पेज नंबर 22 पर लाउडनेस है, एक पैराग्राफ दिया गया, और दूसरा पेज नंबर 23 पर जो है वो पिच वाला जो है वो पार्ट आपने इसमें ऐड करना है। यानी पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23, यहां से आपको इसका आंसर उसके बीच में से आर्टिकल में ये भी मौजूद है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट 11.13 की तरफ। उसमें है इफ द पिच ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड व्हाट आर द चेंज इन द फॉलोइंग। अगर पिच ऑफ साउंड जो है वो बढ़ जाती है तो इनमें क्या तब्दीली आएगी। मतलब ए फ्रीक्वेंसी है, बी वेवलेंथ है, सी द वेव वेलोसिटी है, और डी है द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। हमने बताना है इन चारों में क्या चेंज आएगी। तो भाई ये बारी बारी में आपको, ए जो है वो किसका है, मैं आंसर सिर्फ लिखूंगा, द फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगी वो पहले आप लिख सकते हैं कि इट्स फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इंक्रीज्ड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इंक्रीज्ड। बात की समझ आई कि अगर क्वेश्चन ये था कि अगर पिच ऑफ द साउंड इंक्रीज होती है तो इन पर क्या चेंज होगी, यानी पिच ऑफ द साउंड इंक्रीज होती है तो मैंने शॉर्ट में जरा लिखा है फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इंक्रीज्ड। उसके बाद दूसरी बात किसके बारे में पूछी गई है, द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के हवाले से क्या बात होगी भाई, वेवलेंथ के हवाले से आप लिखेंगे इट्स वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड, इट्स वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड। ठीक हो गया, यानी अगर पिच बढ़ेगी, पिच ज्यादा होगी तो उसका वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा। मतलब वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ देखेंगे ये आपकी, ये अगर हम वेव शो करते हैं तो ये दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये वेवलेंथ होती है। तो जैसे जैसे पिच इंक्रीज करती है तो इनका डिस्टेंस कम होता जाता है, ठीक है। अगर पिच जो है वो डिक्रीज करेगी तो वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। ये एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन होते हैं, मतलब इस तरह से। ये देखिए अब यहां पर क्या है, यहाँ पिच जो है वो कम है, और ये देखें डिस्टेंस वेवलेंथ क्या हो गया, वेवलेंथ बढ़ गया है, ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए आप कह सकते हैं फिर इट्स वेवलेंथ इज डिक्रीज। उसके बाद सी में क्या पूछा गया है, सी में हमने इसकी वेव वेलोसिटी के बारे में बताना है। इट्स वेव वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, इट्स वेव वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, ठीक है। जितनी पिच ज्यादा होगी उतनी उसकी वेव वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। डी में क्या पूछा गया था, डी में पूछा गया था अबाउट एम्पलीट्यूड। तो इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं,
डज नॉट चेंज, पहले लिख लें, डज नॉट चेंज बिकॉज पिच ऑफ द साउंड, because the pitch of the sound, pitch of the sound, because the pitch of the sound does not depend, does not depend on amplitude। बात की समझ आ गई कि जब वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड ही नहीं करता, पिच जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड ही नहीं करती कि एम्पलीट्यूड बड़ा है छोटा है, तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई पिच लो हो या हाई हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल चेंज नहीं होता क्योंकि वो उस पर डिपेंड ही नहीं करती। ये था आपके पास 11.13। उसके बाद हम बात करेंगे 11.14 की। 11.14 जी, 11.14 में है, इफ वी क्लैप और स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, किसी बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं, या तो हमने क्लैप किया है या फिर हमने बात की है, तो वाइल स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस री हियर अवर साउंड, ये हम बात कर चुके हैं रिफ्लेक्शन की, एको की, तो हम दोबारा आवाज जो है कुछ देर के बाद सुनते हैं, अपनी आवाज या अपनी क्लैप की आवाज, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस हैपन्स, क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे होता है? तो भाई सिंपली सी बात है, एको की वजह से, ठीक है। तो हम यहां मैं इसका आंसर लिखवा देता हूं आपको। 11.14 का आंसर आप लिखेंगे, इफ वी क्लैप और स्पीक, इफ वी क्लैप और स्पीक, कहां पर स्पीक करते हैं हम लोग जी? इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग जी, इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग वाइल स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, वाइल स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, we hear our sound, we hear our sound, we hear our sound after some time, after some time, this sound, पहले लिख लें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोगों के पास नोट्स की शक्ल में मौजूद हो। दिस साउंड विच वी हियर, दिस साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड एन एको, जिस पर मैं ऑलरेडी आपको बात कर चुका हूं, इज कॉल्ड एन, ये क्या कहलाती है? एको, and is a result of reflection, and is a result of reflection of sound, reflection of sound from the surface। समझ आ गई बात की कि क्वेश्चन हमारा यही था। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। लाइन 14 में क्या था कि इफ वी क्लैप और स्पीक, किसी बिल्डिंग के सामने क्लैप करते हैं, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से, तो उस वक्त क्या होता है कि हम दोबारा अपनी बात सुनते हैं कि यानी हाउ, कैसे, ये सारा कैसे वोकैबुलरी होता है भाई? तो आंसर क्या है? वी क्लैप और स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग व्हाइल स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये तो क्वेश्चन में से हो गया। We hear our sound after some time, this sound which we hear is called an echo। वो हमारी जो साउंड होती है, जो सामने बिल्डिंग के साथ, वॉल के साथ, किसी भी माउंटेन के साथ टकरा के जो वापस आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एको, ठीक है। वी हियर इज कॉल्ड एको, एंड ये एको कैसे वोकैबुलरी होती है? एंड द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सरफेस, क्योंकि ये हमने बड़ी डिटेल से पहले ये टॉपिक पढ़ लिया हुआ है, एको रिफ्लेक्शन वाला, कि वो टकरा कर वापस आती है। ये सारा प्रोसेस जो है रिफ्लेक्शन की तरह होता है, रिफ्लेक्शन ही है ओवरऑल, जिसको हम एको कहते हैं। ठीक हो गया।
ये था आपका 11.14। उसके बाद हम बात करते हैं 11.15 की। उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर, डस दिस रेंज वेरी विद द एज ऑफ पीपल, एक्सप्लेन। ये भी टॉपिक हमने बड़ी डिटेल से किया था कि रेंज क्या होती है भाई, मतलब ऑडिबल रेंज आपको पता है, जो आप सुनाई देती है वो क्या होती है, याद है कि बोल के 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ये वो रेंज होती है। इसके लिए पूरा टॉपिक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, या जो बीमार लोग होते हैं जिनकी ये कान डिफेक्टिव भी हो सकते हैं, कोई मसला हो सकता है, उनकी रेंज वेरी कर सकती है। इवन जो लोग बूढ़े होते हैं उनकी 15,000 तक भी हो सकती है। तो मसला ये है कि ओवरऑल जो रेंज है कि नॉर्मल शख्स की जिसकी कान हेल्दी है, ठीक है, तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। बाकी इसका डिटेल आंसर आपको मिल जाएगा, पेज नंबर आप खोलेंगे 30। पेज नंबर 30 पर आपका ये क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जैक्टली मिलने वाला है। वहां से आप इसको याद कर लेंगे। आर्टिकल है आपका ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है जी। ये पेज नंबर 30 पर मौजूद है, ठीक हो गया। उसके बाद 11.16 की तरफ जाते हैं हम लोग। 11.16 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द नॉइस एज अ नाइसेंस। तो इसके लिए भी बेटा आपको जो आंसर मिलने वाला है वो है पेज नंबर 28 पर। पेज नंबर आपका है 11.6 का पेज नंबर 28 है, और 28 पर नॉइज पोल्यूशन का टॉपिक है। तो ये आपने करना है, जो पेज नंबर 28 से स्टार्ट हो रहा है 29 पे भी जा रहा है, ठीक है जी। 28 और 29 पर इसका आंसर है। उसके बाद 11.17 पे आ जाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11.17, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोस्टिक प्रोटेक्शन। तो इसको अगर हम देखें तो ये आपका पेज बनता है, ये है जी आपके पेज नंबर 29 से स्टार्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोस्टिक पेज नंबर 29 पर है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज नंबर 29 से स्टार्ट होता है और ये 30 तक जा रहा है, पेज नंबर 30। 29 और 30 पर आपको इसका आंसर मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन 11.18, ठीक है। ये क्या पूछा गया है आपसे, ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन। मेडिसिन में अल्ट्रासाउंड का यूज क्या है, ये भी बेटा हमने डिटेल से इस पर बात की थी। ये आपका पेज नंबर 31 है, ठीक है। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड में जो मेडिकल से रिलेटेड है वो इसी के अंदर दिया गया है, इसी पेज पर, पेज नंबर 31 पर। तो आपने सिर्फ वही पार्ट इसमें से याद करना है जो मेडिकल से रिलेटेड है, क्योंकि पूछा उसके बारे में गया है। बाकी इसमें इसके अलावा भी दिया गया है, सोनार के बारे में भी है, सोनार सोनार, लेकिन आपने सिर्फ जो पोर्शन मेडिकल से रिलेटेड है वो आपने करना है। तो ये था भाई बेटा आपका आज का कंप्लीट रिव्यू का लेक्चर, ठीक है, कि आपने रिव्यू क्वेश्चंस को कैसे करना है, कहां से करना है, ठीक है। आंसर जो हैं जिनके आपकी बुक में एज इट इज नहीं थे, वो बेटा मैंने आपके साथ यहाँ पर बोर्ड पर लिख कर, बताकर, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत थी करके शेयर कर दिए, क्योंकि चैप्टर आपने बेटे सारा पढ़ा हुआ था, अंडरस्टैंड किया हुआ था, वही बातें वही चीजें थी, इसलिए मुझे भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की। सिर्फ आपको मैंने छोटी छोटी एग्जाम्पल से जहां जरूरत थी समझाया है। आपने करना अब क्या है, ये अब आपके पास सारे क्वेश्चंस हैं 11.18 तक, कि आपने कैसे तैयार करने हैं। मतलब इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको उनके आंसर्स का पता होना, बुक में से, या बुक में आंसर नहीं है तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, शेयर कर दिए हैं, अंडरस्टैंड कर दिए हैं आपको। बाकी आपने बेटा इन पर फोकस आपने खुद करना है, इनको आपने तैयार खुद करना है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।